देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रवाना हो। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम को देंगे 2027 की जीत के मंत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज फिर पहुंचेंगे हरिद्वार। एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग, साधु संतों का लेंगे आशीर्वाद। मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरी, 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। पंडाल में ला रहे थे प्रतिमा। अमेठी में चीनी जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, चीनी के स्टॉक की होगी निगरानी। सांसद इमरान मसूद के परिवार में घमासान, भतीजे ने लगाए मारपीट और घर से निकाले जाने के आरोप। कहा बहन के साथ ज्यादती और बर्दाश्त नहीं। वाराणसी के सभी घाट डूबे, छतों पर आरती, अंतिम संस्कार। एमपी यूपी समेत 4 राज्यों में आज भारी बारिश। राजस्थान में अगस्त में पारा 40% सेल्सियस पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के परिवार में चल रहा सियासी और पारिवारिक विवाद अब खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। शनिवार को इमरान मसूद के भतीजे हमजा नोमान मसूद फेसबुक लाइव पर आए और अपने रिश्तेदारों सादान मसूद और सयाना मसूद पर गंभीर आरोप लगाए। सादान और सयान हाल ही में अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लंबे फेसबुक लाइव के दौरान हमजा कई बार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि परिवार पिछले करीब 5 साल से कई बातों को चुपचाप सहन कर रहा था, लेकिन अब उनकी बहन के साथ कथित जाति और परिवार को परेशान किए जाने के बाद चुप रहना संभव नहीं है। हमजा ने कहा कि उनके पिता पिछले 7 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशान है, लेकिन इसी बीच रिश्तेदारों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी कर परिवार की मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं। हमजा नोमान मसूद के नए आरोप लगाया कि उनकी बहन के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि परिवार ने बहन की इज्जत और अपने पिता के सम्मान की वजह से लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। हमजा ने दावा किया कि उनकी बहन के साथ हुई कथित घटना से जुड़ी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि घर के अंदर की बातचीत और कुछ बैठकों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। साथ ही चेतावनी दी कि विवाद इसी तरह बढ़ा तो वह रिकॉर्डिंग और वीडियो सार्वजनिक कर सकते हैं। वहीं हमजा के फेसबुक लाइव के बाद नकोड़ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और सपा नेता साहिल खान ने जवाब दिया। साहिल खान ने कहा कि यह परिवार का निजी मामला है और इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीच में लाना सही नहीं है। फिलहाल सांसद इमरान मसूद के परिवार में सामने आई इस विवाद ने सियासी हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सहारनपुर से कासिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिफ, ये जो विवाद है बढ़ता दिखाई दे रहा है, इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या पूरी जानकारी है किस प्रकार ये विवाद दोनों नेताओं के बीच पड़ा? जी बिल्कुल, ये सांसद घराना है, इमरान मसूद का परिवार है, जिस परिवार में ये विवाद चल रहा है। सांसद के दामाद है शायान मसूद, जिन्होंने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है अपने पिता के साथ में। काजी रशीद मसूद जो 9 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पोते शायान मसूद और इमरान मसूद के दामाद हैं। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वहीं से शुरू हुआ है, जहां से ये टिकट की बात इमरान मसूद ने कही थी कि मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं होगा, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं जनता को जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वहां से ये विवाद शुरू हुआ है और ये विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है, सोशल मीडिया पर ये आ चुका है। कल रात एक 11 मिनट का वीडियो जो है
इमरान मसूद के जो भतीजे हैं हमजा नोमान मसूद, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जिसमें तरह तरह के जो आरोप हैं वो शायान मसूद और शाहजान मसूद पर लगाए गए हैं, क्योंकि शाहजान मसूद भाई हैं इमरान मसूद के, तो कहीं ना कहीं परिवार में जो गहमा गहमी शुरू से चलती आ रही थी वो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो चुकी है। और इसके बाद में फिर देर रात को शायान मसूद की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया। उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उनके पास भी रिकॉर्डिंग और अन्य तथ्य जो है, अन्य साक्ष्य जो है वो मौजूद हैं, लेकिन वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते इस लड़ाई को, क्योंकि ये पारिवारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है। हालांकि इसके बाद में, क्योंकि इस वीडियो में जो हमजा नोमान मसूद की वीडियो है, इसमें अखिलेश यादव का कई बार जिक्र किया गया, डिम्पल यादव का कई बार जिक्र किया गया, तो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को बीच में लाना ठीक नहीं है, पारिवारिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई को घर में बैठकर सुलझाइए, तो सार्वजनिक मत कीजिए, सोशल मीडिया की लड़ाई इसे मत बनाइए। कहीं ना कहीं सांसद परिवार में ये सब होने के बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल है, और इस तरह की जो राजनीति है वो खुलकर अब सामने आनी शुरू हो चुकी है, जो पारिवारिक लड़ाई से शुरू हुई थी और राजनीति में आई है। जी ठीक है खास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के इस खबर पर। तो भतीजे हमजा मसूद ने सोशल मीडिया पर आकर पूरे इस मारपीट और उससे लेकर जुड़े मामले को लेकर फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने बताया है, और सांसद परिवार में सियासी और पारिवारिक घमासान को लेकर सार्वजनिक एक वीडियो बनाया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पौड़ी जिला मुख्यालय में शनिवार को ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम तथा खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, एसएसपी सर्वेश परमार और मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। समीक्षा बैठक में बीबीजी रामजी योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पशुपालन बॉस मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं में बेहतर कन्वर्जेंस सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री ने मनरेगा की लंबित देनदारियों का जल्द निस्तारण करने, अधिक मानव दिवस सृजित करने और नई योजना को लेकर ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही बांस रिंगाल की व्यावसायिक खेती, पशुपालन और कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया रहा। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 के तहत दूरस्थ गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसी के पर अधिक जानकारी के लिए पौड़ी से भगवान सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, कई योजनाओं का उन्होंने किया है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बैठक ली है और ग्राम सड़क योजना, स्वरोजगार की योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह सखी हो, उनको लेकर के जो योजना हो, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा और क्या अधिक जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और जो सड़क योजना का, पशुपालन एवं तमाम सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली यहाँ पे, और भरत चौधरी के साफ कहना है कि जो विकास कार्य है उनको जनता तक जरूर पहुँचना चाहिए। उनका साफ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कहीं पे भी लापरवाही न हो, क्योंकि आने वाले 2027 का चुनाव से पहले ही यहाँ पे मंत्रियों का दौरा शुरू हो गया है। तो अपने क्षेत्र में या अपने उनका साफ कहना था कि मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं पौड़ी गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में पहुंचा हूं, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ उनको अधिकारियों के द्वारा जो रीत के जो प्रोडक्ट है उनको जो खान पान का है, जो हमारा उत्तराखंड का कल्चर है, वो भी उनको भेंट किया गया। साथ ही साथ उनका साफ ये भी कहना है कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि कहीं पे भी विकास कार्यों में कहीं पे भी ढिलाई परिस्थिति न जाए, जिससे लगातार उत्तराखंड के अंदर जो विकास कार्य है उनको सरकार जनता तक पहुंचाए, और ताकि जो आने वाले समय में 2027 का चुनाव हो उसमें उसका लाभ
वर्तमान सरकार को मिले, मंत्री का साफ निर्देश है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो विभाग उनके पास है, उनका साफ कहना है कि जहां कहीं पे भी रोडें नहीं पहुंची, वहां पे अगर जो भी हिसाब से जो रोडें पहुंच सकते हैं, ताकि जो आम जनता को कोई खामियाजा ना देखना पड़े। वहीं उनसे ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को कहीं पे भी जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कुछ, हालांकि उत्तराखंड के अंदर उनका ये भी कहना है कि कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव में रोड नहीं पहुंचे, उनका ये भी कहना है। साथ ही साथ कि उत्तराखंड देश के प्रधानमंत्री या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये भी कहना है, उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं पे भी विकास की गति धीमी ना हो, ताकि जो मुख्यमंत्री की घोषणा है उन घोषणा को पूरा किया जाए। ठीक है भगवान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी में विकास योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी का यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम था और विभागों के साथ बैठक थी। तो हमने ये मांग भी रखी थी कि वीवी राम जी में जो ऑनलाइन उसमें दिक्कत हाजिरी में, तो उसे ऑफलाइन कराएं। तो मंत्री जी ने भी आश्वासन भी दिया और ये भी कहा कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी वहाँ ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था की जाएगी। आज का दिन जो है बहुत ही सुंदर रहा। यहाँ पर हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी और सीडीओ की मौजूदगी में यहाँ पर जिले के सभी जो विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं, उनकी सभी की बैठक यहाँ पर रखी गई थी और सभी विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं उनकी विस्तार से जो है आपस में चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी के निर्देश भी हुए हैं कि बहुत अच्छे ढंग से इन कार्य योजनाओं को जनता तक पहुँचाया जाए और अधिक से अधिक नए तरीके अपनाकर, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इन योजनाओं को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। ऐसी बहुत सुंदर बैठक रही है। अगली खबर का रुख लेते हैं। खबर भिलाई से। भिलाई के कोहका स्थित बीरा जी के अंगना में भव्य तीज मेलन समारोह का आयोजन किया गया। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में महिलाओं ने समारोह में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तीज के रंग में रंगा नजर आया कोहका का बीरा जी का अंगना। हजारों की संख्या में महिलाएं पारंपरिक और सामाजिक वेशभूषा में सज-संवर कर समारोह में पहुंची। किसी ने पारंपरिक परिधान के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाई, तो किसी ने अपने खास अंदाजों समारोह की रौनक बढ़ाई। इस दौरान महिलाओं ने तीज की परंपरा निभाते हुए अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गीत, संगीत, मनोरंजन और प्रतियोगिताओं के बीच महिलाओं ने जमकर खुशियां बांटी। हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने पूरे आयोजन को भव्य और यादगार बना दिया। जय छत्तीसगढ़। हम आज वीरा के अंगना में इंद्रजीत छोटू भैया के माध्यम से यहाँ वीरा के अंगना में हम लोग इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। यह एक छोटू भैया के लिए बहुत ही बड़ा एकता का परिचय दिया जा रहा है। छोटू भैया के माध्यम से हम महिलाओं को नए नए स्टेज में आने का मौका मिल रहा है और कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं भैया का तहे दिल से और सभी की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या क्या खास इस आयोजन में? इस आयोजन में आज हम लोग तीज क्वीन प्रतियोगिता का सबसे मेन आयोजन करने जा रहे हैं। सबको महिला मन बर तीजा पोरा के तिहार आवा थे तो सब तो अपन अपन मैके में जाक मनाथे, लेकिन यहाँ सबको जाति के मना के ये सर्व समाज में छोटू भैया के अंगना में आके यहाँ सब अपन सुंदर सुंदर बहनी मन तैयार होके आए। जैसे अपन मैके में जाते तीजा पोरा में तैयार होके, आज उसने सुगर सुगर साड़ी पहन के और रंग रंग के जेवर गहना पहन के आए और सबो बहनीवन में बहुत हर्षोल्लास दिखा था। वे ये कार्यक्रम सर्व समाज की हिंदू महिलाओं के लिए है। ये अपने आप में एक अनूठी सोच है, जिसमें हमारे इंद्रजीत भैया के कारण ये हमको वीरा का अंगना मिला और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हमारी सबसे अनूठी सोच यही है कि इसमें सारी महिलाएं सर्व समाज की आकर यहाँ पर कार्यक्रम करें। कितनी महिलाओं ने सहभागिता की? इसमें 500 महिलाएं हैं। मेरा परिचय मनीषा हिंदारिया है। मैं इस कार्यक्रम समिति की अध्यक्ष हूँ। अगली खबर का रुख लेते हैं। कानपुर में शनिवार को कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान के विरोध और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर प्रदर्शन किया। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए। धरने का नेतृत्व कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि कानपुर में ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था का राज नहीं है। गौतम ने आरोप लगाया कि प्रशासन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के इशारे पर काम कर रहा है। गौतम ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर भी विरोध जताया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है और सरकार, पुलिस प्रशासन, मिस्टर महाना जो स्पीकर है उनके इशारे पे काम कर रहा है। अगर हमारे लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो पुलिस एक तरफा उनके दबाव में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती है। यहाँ की पुलिस और प्रशासन वो संविधान के हिसाब से चलने की बजाय प्रजातांत्रिक तरीके से जो कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको कुचलने का काम करती है, उनका उत्पीड़न करती है, उनको हिरासत में लेती है। तो आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ उसके खिलाफ, उस दमन और उत्पीड़न के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बलरामपुर में किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रशासन ने जमीनी स्तर पर निगरानी तेज कर दी है। बलरामपुर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी रामचंद्रपुर क्षेत्र के ग्राम चिनिया में खेतों पर पहुंची और डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया का स्वयं जायजा लिया। कलेक्टर ने खेत की मेड़ पर पहुंचकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किया और मौके पर इसकी पूरी प्रक्रिया को समझा। इस दौरान उन्होंने किसानों से चर्चा कर एग्री स्टेक पंजीयन को लेकर फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों का एग्री स्टेक पंजीयन अभी भी बाकी है उनका पंजीयन समय रहते पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान खेत में बोई गई वास्तविक फसल का सही और त्रुटि रहित विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने एग्री स्टेक पंजीयन शिविर और जनपद पंचायत रामचंद्रपुर में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में गंभीरता, पारदर्शिता और सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। इसी खबर बलरामपुर से आनंद मिश्रा संवाददाता हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी, किसानों का पंजीयन समय पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं, खेत की मेड़ पर कलेक्टर पहुंचे हैं जिन्होंने जाकर के निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के बाद क्या कुछ किसानों को राहत मिली है? जी सर, ये बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र का है, जहां कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीटेक पंजीयन का भी जायजा लिया गया है और ग्रामीणों को भी इनके द्वारा सूचना दी जा रही है मौके पर भी जाकर कि आप एग्रीटेक पंजीयन कराए, से आप धान संबंधित बेचने में भी परेशानी नहीं होगा और जमीन से भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जी आनंद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर के मंदना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला बिठूर थाना क्षेत्र की मंदना पुलिस चौकी के अंतर्गत पेम ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बीते सोमवार की रात जेसीबी और डंपर लगाकर बिना अनुमति जमीन से अवैध तरीके से मिट्टी खोदी गई। बताया जा रहा है कि खनन माफियाओं ने करीब 2 बीघा जमीन से मिट्टी खोदकर उसे कस्बे में बेच दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए वाहनों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के कानपुर से आकाश रावत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आकाश, खनन माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पीड़िता की तहरीर पर यह पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है, क्योंकि खनन माफियाओं ने 2 बीघा जमीन से मिट्टी उठाकर जेसीबी से और रात को बेच दी कस्बे में। आकाश, क्या जानकारी और क्या कार्रवाई इसमें हुई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि खनन माफियाओं ने 2 बीघे जमीन में जेसीबी और डंपर लगाकर मट्टी की खुदाई की और मट्टी को प्लाटिंगों में बेच दिया। इसके बाद में जो प्लाट की मालिक थी माया सिंह ने पिठूर थाने में तहरीर दी थी, जिनकी तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाने की बात की जा रही है। फिलहाल जो गाड़ियां उसमें संलिप्त थी उनको उनके नंबर ट्रेस करके उनको सीज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जी आकाश, इसमें जो है खनन अधिकारी का क्या कुछ कहना है? कब तक इसमें जो है खनन माफिया के जो इसमें इस्तेमाल किए गए ट्रैक्टर हैं या जो भी मशीनरी है वो कब तक जब्त हो जाएगी? कब तक इसमें सख्त कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अवैध खनन जो चल रहा है उस पर खनिज विभाग एक पूरी तरीके से नकेल कसे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खनन माफिया जो है वो अवैध खनन करने में कामयाब होते जा रहे हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए खनन विभाग ने भी कार्रवाई की है। पहले राजस्व के जो लेखपाल थे उन्होंने भी शायद चौकी में तहरीर दी थी, जिसके बाद अब खनन विभाग की तरफ से भी कार्रवाई करे जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला खनिज विभाग के माध्यम से ही दर्ज किया है, जिसमें खनिज और पेट्रोलियम अधिनियम की धारा को भी संलिप्त किया गया है। जी ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के। तो खान एवं खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। बिना अनुमति 2 बीघा जमीन से खोदी गई मिट्टी पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर कानपुर से। कानपुर में त्योहारों से पहले मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने हटिया एक्सप्रेसवे रोड और फजलगंज स्थित खोया मंडियों में सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान खोया समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 19 नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं हटिया खोया मंडी में जांच के दौरान करीब 450 किलो दूषित और बदबूदार खोया मिला। खाद्य विभाग ने मौके पर ही 450 किलो खोए को हटवाया और बाद में बाबूपुरवा स्थित नगर निगम यार्ड में उसका विनष्टीकरण कराया गया। विभाग की इस कार्रवाई से खोया कारोबारी में हड़कंप आ रहा। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक लिए गए सभी नमूनों की लैब में जांच कराई जा रही। जांच रिपोर्ट में यदि खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, हटिया एक्सप्रेस रोड पर कई जगह खोया मंडियों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है और वहां पर जो दूषित और बदबूदार खोया मिला है उसको भी नष्ट कराया गया है। तो खाद्य विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, 19 बताए जा रहे हैं, सैंपल भी लिए गए हैं, तो क्या कुछ अधिक जानकारी और क्या कार्रवाई अभी तक खाद्य विभाग ने की है? देखिए, कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। लगातार खाद्य विभाग की टीम एक्टिव है।
पहले जो सॉसेस थे उनको पकड़ा गया, उसके बाद जो खराब मावा था और उसके अलावा आलू था रंगा हुआ, ये सारी चीजें कानपुर में बड़ी बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा करी गई हैं। और अब जो है त्योहार का सीजन आ गया और ऐसे में जो खोया बाजार है, जो मुख्य बाजारें हैं, वहां पर खाद्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं और खोया की, दूध की और घी के जो सैंपल है उनको लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो है खोया बाजार की जो दुकानें हैं वहां पर जो है टीम पहुंची थी। हटिया एक्सप्रेस रोड और फजलगंज में ये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था और इस दौरान जो है 19 खोया के जो सैंपल हैं वो पकड़े गए थे और उसके अलावा 450 किलो दूषित खोया जो बदबूदार थी उसको विभाग ने पकड़ा है और उसको ले जाकर बाबूपुरवा स्थित जो नगर निगम का यार्ड है वहां पर खोए को नष्ट करा दिया गया है। बाकायदे जिन खोए के नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए, उनको जांच के लिए भेज दिया गया है और टीम जो है लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है और जो सैंपल है उनको जाँच के लिए लखनऊ भेजा जा रहा है। ठीक है सर, का बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हटिया एक्सप्रेस रोड कई जगह खोया मंडियों में खाद्य विभाग ने छापेमारी की और 450 किलो खोए को नष्ट करवाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी के गोकुलपुर में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज निगानियावासी वास में गांव में पंचायत आयोजित की गई जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए। पंचायत के बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला सचिवालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने एसपी के सामने अपनी मांग रखी जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले गोकुलपुर गांव में बाइक सवार युवकों को पहले गाड़ी से टक्कर मारी गई, इसके बाद सड़क पर गिरे 2 युवकों के ऊपर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। बाइक पर मेंडिया निवासी जतिन, निगानियावास निवासी हिमेश और उनका साथी यशपाल सवार थे। हादसे के बाद जतिन और हिमेश सड़क पर गिर गए थे जिसके बाद दोनों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में आक्रोश है। इसी को लेकर मृतक हिमेश के गांव निगानियावास में पंचायत हुई जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने भी हिस्सा लिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं मृतक हिमेश के पिता प्यारेलाल ने ट्रॉमा सेंटर में इलाज को लेकर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि उनका बेटा स्ट्रेचर पर तड़पता रहा लेकिन उसे समय पर उपचार नहीं मिला। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। सेंटर की सच्चाई ये थी कि मेरा लड़का बाहर धूप में स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से तड़प रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस समय वो जीवित था लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, वो छाया में भी नहीं डाल रखा था अंदर, बाहर धूप में जहाँ गाड़ी की पार्किंग है ना, पार्किंग में पड़ा था स्ट्रेचर के ऊपर। सही से ट्रीटमेंट हो जाता शायद वो हमारे बीच। ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ। सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाता तो हमारे बीच रहता। वही नहीं था, मैं अपने बच्चे को। सबसे पहले तो बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है कि पूरे हरियाणा में जो है आए दिन गोले कांड हो रहे हैं, तो इनकी तह तक जाया जाए, कहाँ से असला इतना आ रहा है ये देखा जाए। और दूसरा ये है कि जब तक अपराधी खत्म नहीं होते अपराध भी खत्म नहीं होंगे, ऐसी डिमांड हमने एसपी साहब से रखी है। दूसरा ये जो बच्चा हमारा था ये अपनी सेना की तैयारी बता रहे हैं कि कर रहा था या कोचिंग ले रहा था, तो हमने एसपी साहब के माध्यम से और सरकार से अपील करने की इनसे गुजारिश करें कि भाई एक परिवार को नौकरी मिल जाए ताकि इनका गुजर बसर हो जाए। दूसरा जो ये इनका दूसरा जो जितना संभव हो सके उतनी इनकी आर्थिक सहायता करें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में अब तक 12 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं जबकि 40 वाहनों का चालान कर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देश पर ARTO धनवीर यादव और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है। स्कूल वाहनों में बच्चों को आने जाने में 1 घंटे से अधिक समय न लगे, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली वाहन चालकों का सत्यापन, वाहनों का निर्धारित मानकों के अनुरूप होना और उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर स्कूल की ओर से आवश्यक जानकारी दर्ज होना अनिवार्य किया गया है। ARTO के मुताबिक बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद मानकों में सुधार नहीं करने वाले 64 स्कूली वाहनों की
रेड लिस्ट तैयार की गई थी, जिनमें से अभी भी 36 वाहन मानक पूरे नहीं कर पाए हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। अभियान के दौरान अब तक 12 स्कूली वाहन सीज और 40 वाहनों का चालान किया जा चुका है। करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहनों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक्चुअली शासन के निर्देश पे मिशन सेफ फ्यूचर उसका दूसरा वर्जन हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था, और पहले प्रयास में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे फिटनेस फेल गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से और आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के सहयोग से और रीच आउट करके फिटनेस कराया था। लेकिन उसमें एक संख्या जो है ठीक ठाक संख्या रह गई थी, जिस पे शासन ने कहा कि आप लोग फिर से 15 दिन का अभियान चलाइए, और उसी अभियान के क्रम में हम लोग डेली गाड़ियों को जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, और संचालन जिनका बिना प्रपत्र के हो रहा है उस पर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। समझ ले, पूछ लें, 12 बजे रात को भी जरूरत है, सब यही चलती है गाड़ी, कोई करे चाहे ना करे, सब खड़ी रहती है। आपके परिवार, आप एसडीएम साहब हो, बीटी साहब, सबको बड़ा कुछ आपने जैसे आदेश किया, मैं तैयार हूँ। जरूरी है, अब आपके सम्मान से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि सब कहेंगे हम करें। वही कभी कभी ऐसा होता है आदमी का ना, कभी आप वो तीसरे दिन मारिए, वही बात। खबर में अधिक जानकारी के लिए गाजीपुर संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, मिशन सेफ फ्यूचर के तहत परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है और जो स्कूली वाहन मानक पूरे नहीं कर पाए हैं उनको निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है 36 वाहनों के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या अधिक जानकारी है? तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने एक सख्त रुख अपनाया है। मैं बता दूं कि मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूलों वाहनों के खिलाफ मिशन सेफ फ्यूचर 2020 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान में अब तक 12 स्कूली वाहन सीज किए गए, जबकि 40 वाहनों का चालान कर तकरीबन 6 लाख रुपए की जुर्माना भी वसूला गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।